आप खुद सोचेगा, इंडिया में केवल प्राइम मिनिस्टर मोदी ही सारी चीजों को देख रहे होते तो पटना और बॉम्बे में ज्यादा फर्क नहीं होता। कौन था जो डिसाइड करता था कि ब्रिक्स के रेशियो 1:2:4 ही होने चाहिए? कौन था जो डिसाइड करता था कि अपर टाउन में ये सारी चीजें बनेंगी, लोअर टाउन में ये सारी चीजें बनेंगी? कौन था जो डिसाइड करता था कि स्तूपा बनाया जाएगा, एक बड़ा सा स्नानागार बनाया जाएगा? कोई अथॉरिटी रही होगी या नहीं रही होगी? एंड अथॉरिटी को लेकर जो क्लेम है वो और तेज तब हुआ जब हमने एक्सकवेशन के दौरान इस आदमी की मूर्ति को देखा। इस आदमी की मूर्ति को देखने के पीछे, इस आदमी की मूर्ति को देखने के बाद हमें ये रियलाइज हुआ कि प्रोबेबली ये कोई आम आदमी तो है नहीं, ऑर्डिनरी आदमी तो है नहीं। सो हेलो एंड वेलकम टू ब्लेड लर्नर। आई एम सुधांशु एंड स्वागत है आप सभी का क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 1 ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स के सब टॉपिक सीरीज के अगले वीडियो में। इस चैप्टर में पर्टिकुलरली सारी चीज़ें हड़प्पन सिविलाइजेशन पे बेस्ड है। तो सब टॉपिक सीरीज लॉन्च करने का हमारा मकसद ये होता है कि अपार्ट फ्रॉम वन शॉट तो आप देखते हैं उसमें भी हम लोग सारे टाइम स्टैम्प लगा देते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि वी थिंक कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे थोड़ी सी और डिटेल में डिस्कशन करी जा सकती है। तो इसीलिए हमने सब टॉपिक सीरीज लॉन्च कर दी कि भाई जितने भी टॉपिक्स हैं उसको थोड़ा सा और डिटेल मैनर में डिस्कशन यहाँ पे कर सकेंगे, ताकि जिन बच्चों के पास अच्छा खासा टाइम है वो इसको देख के अपनी नॉलेज को और इन्हांस कर सकें। बाकी जिनके पास टाइम की कमी है या जिनको अर्जेंट में नीड है इस चैप्टर को पढ़ने की, तो वो लोग वन शॉट को रेफर करें। दैट इज़ माई सजेशन। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमने जब सब टॉपिक सीरीज की शुरुआत करी थी तो वी डिस्कस द डिस्कवरी ऑफ सिविलाइजेशन, कि इस सिविलाइजेशन को कैसे खोजा जाता है। What was the role of Alexander Cunningham? What was the role of Dairam Saini? What was the role of Mortimer Wheeler? What was the role of John Marshall? एंड उसके बाद हमने देखा कि हाउ द सिविलाइजेशन बिगेन, मेहरगढ़ का जिक्र आया वहाँ पे। फिर हमने देखा कि कैसे ये लोग रहते थे, निवास कैसे करते थे, सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज क्या क्या थी, क्रॉप्स कौन कौन उगाते थे, एग्रीकल्चर कैसे करते थे, सिटी ऑफ मौजूदारों कैसा था, सिटी को बनाने का इनका नज़रिया कैसा था, ड्रेनेज कैसा होता था। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द सोशल डिफरेंसेस कि भाई कौन कौन से सामान ये यूज़ करते थे, कैसी इनकी ग्रेव यार्ड्स होती थी। फिर हमने फॉरेन ट्रेड को देखा। फॉरेन ट्रेड वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि जितने भी क्राफ्ट प्रोडक्शन होते थे हड़प्पा में, उनका सबसे बड़ा मोटिव ये होता था कि हमें इसको मेसोपोटामिया में बेचना है, हमें इसे बाहर बहरीन में, ओमान में बेचना है। एंड कमिंग टू द फॉरेन ट्रेड, जब फॉरेन ट्रेड की बात होती है, क्राफ्ट प्रोडक्शन की बात होती है, तो लैपिस लजुलाई का जिक्र हमेशा ऊपर आएगा, क्योंकि लैपिस लजुलाई वॉज द मोस्ट डिमांडेड कमोडिटी इन थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, एंड डिमांड इसलिए बहुत ज़्यादा थी एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले इससे इतना ज़्यादा पैसा इसलिए कमा पाते थे क्योंकि जितना डिमांड था उससे बहुत कम सप्लाई होती थी इस प्रोडक्ट की। तो लैपिस लजुलाई केवल शॉर्टोगे में मिलता था, इसके अलावा सेंट्रल एशिया और चाइना के इलाकों में, कुछ इलाकों में मिलता था। तो एंड लैपिस लजुलाई का काम क्या, ये ऑर्नामेंट्स को बनाने में, आभूषणों में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। तो लैपिस लजुलाई का ट्रेड कर करके ये जो हड़प्पन से बहुत ज़्यादा अमीर हो चुके थे। तो फॉरेन ट्रेड को देखा हमने, सील्स को देखा कि सील्स का क्यों इस्तेमाल होता था, मोहरों से क्या काम देते थे हड़प्पन्स। फिर हमने स्क्रिप्ट को देखा कि व्हाट वाज द नीड ऑफ अ स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट को अभी तक हम पढ़ पाए या नहीं पढ़ पाए, स्क्रिप्ट को कहाँ इस्तेमाल किया जाता था। देन हमने देखना था कि वेट सिस्टम कैसा था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। तो वेट सिस्टम पे हम सब टॉपिक सीरीज की वीडियो बनाते ज़रूर, लेकिन हमने इस पर ना एक अलग से कॉम्प्लेक्स टॉपिक को जब हम ईजी मैनर में एक्सप्लेन करते हैं, इस पर हमने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई है। देखिए अभी हमारे पास 3 प्रोडक्ट है बेसिकली। एक तो हम वन शॉट बनाते हैं, एक तो हमारा वन शॉट होता है, एक हमारा होता है वन शॉट। एक हमारा होता है वन शॉट। वन शॉट के अलावा हम लोग क्या बनाते हैं, सब टॉपिक बनाते हैं। एंड सब टॉपिक के अलावा व्हाट वी डू, उसके अलावा हम जितने भी एक चैप्टर्स में कुछ ऐसी टॉपिक्स होती हैं जिनके बारे में एनसीईआरटी बहुत कम देता है अपने किताबों में। तो हमने सोचा कि इसके ऊपर ना एक डिटेल में वीडियो बनाई जाए। जैसे हमने मनुस्मृति के ऊपर बनाया, अष्ट विभाग के ऊपर बनाया था, उससे पहले हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइनेशन के ऊपर बनाया था। इस पर भी बहुत कम चीज़ें आपके किताब में दी हुई है। उससे पहले हमने सिटी ऑफ मोहनजोदारो पर वीडियो बनाया था, फिर एक वेट सिस्टम पर भी वीडियो बनाया है। तो ये जो वेट सिस्टम है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है एंड इन वीडियोस का सिलसिला और भी आगे चलता रहेगा। हो सकता है कि आगे चल के आप बुद्धिज्म के डिक्लाइन के पीछे के रीज़न को जाने, जैनिज्म के डिक्लाइन के पीछे के रीज़न को जाने। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है कि जब महाजनपद का सिलसिला शुरू होता है तो हमने देखा कि बहुत छोटे छोटे शहर बनते हैं, पाटलिपुत्रा बनता है, उज्जैन बनता है, राजगिरी बनता है। तो इन सब शहरों में बुद्धिज्म और जैनिज्म के प्रसार का बहुत बड़ा रोल था। शहरों के बनाने में, इन अर्बनाइजेशन में बुद्धिज्म और जैनिज्म के प्रचार प्रसार का बहुत बड़ा रोल था। कैसे जैनिज्म और बुद्धिज्म के एक्सपेंशन ने शहरीकरण में अपनी भूमिका निभाई, उसको भी हम लोग एक वीडियो में देखने वाले आगे चल के। फिर हम लोग मखाली गोशाला के बारे में देखेंगे, फिर हम लोग लिंगायत ट्रेडिशन के बारे में देखेंगे। मतलब जितनी भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स आपके बुक में आती है, सारी चीज़ों को या तो हमने वन शॉट में कवर किया है या हमने सब टॉपिक में, या एक कंप्लीट सेपरेट वीडियो में जो कि केवल उसी टॉपिक के ऊपर केंद्रित रहेगी। एंड उसके अलावा ये तो केवल 12th हिस्ट्री का हो गया, हम 11th हिस्ट्री की भी चीज़ों को आगे कवर करने वाले हैं, फिर सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड मेनी मोर। तो सब टॉपिक सीरीज़ की जो ये वेट की वीडियो होने वाली थी उसमें हमने इसको सब टॉपिक वेट की वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि इसके ऊपर हमने अलग से एक वीडियो बना दी है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक हमने दे दिया है, वेट सिस्टम पे जो हमने कंप्लीट एक डिटेल वीडियो बनाई थी। आप वहाँ से सारी चीज़ों को समझ सकते हैं कि बाइनरी स्टैंडर्ड क्या होता है, वेट सिस्टम में क्यों अलग अलग टाइप के वेट्स बनाए जाते थे, फॉरेन ट्रेड में क्या रोल होता था वेट का। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हमने वीडियो बनाई हुई है, तो आप अगेन वहाँ जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। Now this video is going to be upon the authority in Harappan civilization कि who was ruling the Harappan civilization,
कौन रूल करता था, इस पे भी सवाल है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अथॉरिटी रही होगी, मतलब अथॉरिटी मतलब कोई शासन चलता होगा। एंड बहुत सारे लोग कहते हैं कि हड़प्पन्स के बर्ताव को देख के हमें ऐसा लगता है कि वो लोग इतने ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन थे कि उन्होंने खुद को ही खुद से रूल कर लिया, तो उनको किसी अथॉरिटी की जरूरत नहीं थी। तो सारे ही ओपिनियंस को हम लोग यहाँ पे ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द अथॉरिटी इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। उससे पहले क्विज को अटेम्प्ट कर ले। दिस क्विज इज गोइंग टू बी अबाउट द स्क्रिप्ट, कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट के बारे में इनमें से कौन सा जो कथन है वो असत्य है, वो गलत है, कि दे हैव नॉट येट डिसाइफर्ड, कि उनको अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया, उनके मतलब को अभी तक हम पता नहीं लगा पाए हैं। या दे वर रिटन फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, कि उनको लेफ्ट टू राइट लिखा जाता था, लेफ्ट टू राइट जैसे हिंदी लिखी जाती है, इंग्लिश लिखी जाती है। या द अल्फ़ाबेट वाज क्लोज टू 300 to 400, की जो साइंस होते थे, अल्फ़ाबेट्स होते थे, वो 300 से 400 के बीच में थे। या नन ऑफ द अबव, यानी कि ऊपर के अगर तीनों स्टेटमेंट सही हैं तो आपको अपना आंसर नन ऑफ द अबव को चुनना है। नाउ स्टार्टिंग द वीडियो, हु वाज अथॉरिटी, कौन रूल करता था हड़प्पन सिविलाइजेशन पे। तो अथॉरिटी के बाद तब आती है जब हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन में हो रहे डेवलपमेंट्स को देखा, शहरीकरण को देखा, यहाँ के मेटाबॉलिज्म को देखा, यहाँ पे जितनी चीज़ें फंक्शन कर रही थी उसमें हमने एक कॉमन चीज़ पाई कि ये लोग बहुत एफिशिएंटली चीज़ों को एग्जीक्यूट करते थे। जब जारों पे, मतलब जो जार बनाए जाते थे जिनमें कि सामान को एक्सपोर्ट किया जाता था, तो जब जार पे स्क्रिप्ट गोदे जा रहे हैं, मतलब कार्व आउट किए जा रहे हैं, एंड उनको फिर सील से ढका जा रहा है, दैट मीन्स कि एक बहुत बड़ा एफिशिएंट एग्जीक्यूशन यहाँ पे चल रहा है। फिर हमने शहरीकरण में देखा था, शहरीकरण में आप देखें कि कितना एफिशिएंटली ये लोग चीज़ों को एग्जीक्यूट करते थे। पहले वो लोग मैप बनाते थे, पूरे शहर को प्लान करते थे, फिर वो लोग एक रोड बनाते थे, ऐसा रोड जो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करे। फिर जब उन्होंने रोड बना लिया तो उसके एडजेसेंट वो लोग ड्रेनेज बनाते थे, उसके पैरेलल वो लोग ड्रेनेज बनाते थे, दिस इज द ड्रेनेज। एंड जब उन्होंने ड्रेनेज बना लिया तो अब उसके एडजेसेंट वो लोग घरों को बनाते थे, ताकि कभी भी जल निकासी की समस्या ना हो पाए, कभी भी जल जमाव ना हो पाए, ठीक है, तो एंड महामारी ना फैले। तो इसीलिए कभी हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में ये दलील बहुत कम दी जाती है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का ऐसा हुआ होगा कि बहुत बड़ी महामारी आई होगी एंड ये सारे लोग एक तरफे विनाश हो गया होगा सबका, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग हाइजीन बहुत अच्छा मेंटेन करते थे। कहीं कहीं तो हमें इवन वॉशरूम के भी एविडेंस मिले हैं। एक बहुत गोल सा एक पिट है सिलेंड्रिकल, एंड वहाँ पे 2 ईंटें लगाए गए हैं, ऐसा माना जाता है कि वो इंडियन टॉयलेट का एक एंशिएंट फॉर्म है। तो हालांकि ये एविडेंस बहुत ज़्यादा नहीं मिला, तो हम इस पर कंक्रीटनेस के साथ नहीं कह सकते कि ये शायद टॉयलेट ही रहा होगा, कुछ और के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते होंगे वो लोग। सो दीज एफिशिएंट एग्जीक्यूशन एंड द फाइन डिटेल्स, वो लोग जो डिटेल्स पे जाते थे, स्टिक रहते थे, ये चीज़ें हमें इस बात पे सोचने की मजबूर करती है कि भाई इतनी ज़्यादा बड़ी एग्जीक्यूशन विदाउट एनी अथॉरिटी तो पॉसिबल नहीं है। सो देयर माइट बी सम अथॉरिटी, सम काइंड ऑफ अथॉरिटी माइट बी देयर, मस्ट बी देयर, तभी ये सारी चीज़ें हो रही है। तो अथॉरिटीज़ के ऊपर 3 ओपिनियंस होते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स की चीज़ों को हमने सुना है, जिनको पढ़ा है, 3 ओपिनियंस निकल के सामने आते हैं। पहला ओपिनियन है कि नो रूलर्स वेयर देयर, कोई अथॉरिटी नहीं थी, हड़प्पन्स खुद ही खुद को रूल कर लेते थे। ऐसा तब पॉसिबल होता है जब ये लोग इतने ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं कि इनको जैसी ईंटें शॉर्तुक में बनाई जा रही है वैसी ईंटें लोथल में बने, जैसी ईंटें लोथल में बनाई जा रही है वैसी ईंटें कालीबंगन में, चनूदरों में, हड़प्पा में बने। इन सारी चीज़ों के लिए क्या होगा, अगर रूलर नहीं है तो द पॉपुलेशन, द रेसिडेंट्स ऑफ द सिटी, द रेसिडेंट्स ऑफ द विलेज मस्ट बी दैट मस्ट सेल्फ डिसिप्लिन, की जो चेन है यूनिफॉर्मिटी की ना टूटे। तो इतनी ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन आई डोंट थिंक कि ये पॉसिबल था उस ज़माने में भी, आज के ज़माने में भी। तो नो रूलर के कॉन्सेप्ट पे बहुत कम हिस्टोरियंस इत्तेफाक रखते हैं, मतलब इस पर एग्री करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन। ये बहुत ज़्यादा कॉन्सर्न अप्रोच है। फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बहुत सारे हिस्टोरियंस ने अपनी राय दी है। उन्होंने कहा है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को ना कोई ऐसा भी नहीं कि कोई अथॉरिटी नहीं थी, एंड ऐसा भी नहीं कि कोई एक अथॉरिटी थी। या तो क्या हो सकता है, या तो एक अथॉरिटी होगी या नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं होगी। इसके बीच में क्या कंडीशन हो सकता है, जैसा हमारे इंडिया में आप देखें, एक फेडरल स्ट्रक्चर है, एक हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, एक हमारी सेंटर की गवर्नमेंट होती है जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। ऑफिशियली तो हमारे हेड हुए राष्ट्रपति, लेकिन डी फैक्टो, डी हेड हमारे राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन डी फैक्टो हेड प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर हमारे हेड है, ये तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट में हमारे पास गवर्नर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। तो जो गवर्नमेंट है वो बटी हुई है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बटी हुई है। स्टेट गवर्नमेंट के पास भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इनके पास अपने पर्क्स हैं, इनके पास अपने पर्क्स हैं, मतलब बेनिफिट्स। तो बहुत सारे इतिहासकारों का ये मानना है कि जब हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के शहरों को देखा है तो हमने ये पाया है कि लोथल वॉज बिट डिफरेंट फ्रॉम मोहनजोदारो। अब मोहनजोदारो में हड़प्पा में थोड़ी सी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगी, हड़प्पा में कालीबंगन में आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। तो ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पे ना एक फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन चलता होगा। आप खुद सोचेगा, इंडिया में केवल प्राइम मिनिस्टर मोदी ही सारी ही चीज़ों को देख रहे होते तो पटना और बॉम्बे में ज़्यादा फर्क नहीं होता। पटना और बॉम्बे में ज़्यादा फर्क इसलिए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो एक ही है, लेकिन फिर भी चीफ मिनिस्टर और प्रोविंसेस का फासला हो जाता है। हमारे जो प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर है वो उस तरीके से नहीं सोचेंगे जैसा उद्धव ठाकरे सोच सकते हैं, या जैसा उद्धव ठाकरे सोच सकते हैं वैसे तरीके से हमारे नीतीश कुमार या योगी आदित्यनाथ नहीं सोच सकते। तो इसीलिए उनका डेवलपमेंट मॉडल भी अलग हो सकता है। सो जब हमने लोथल को, हड़प्पा को, मोहनजोदारो को, ये सारे अलग अलग रीजन्स के शहर है,
कालीबंगन को देखा, बनावली को देखा, शॉर्तोगई को देखा, तो हमने ये पाया कि ये सारे तो एक ही सिविलाइजेशन के अंदर आते हैं, लेकिन प्रोबेबली यहाँ पे अलग अलग गवर्नमेंट रही होगी, इसीलिए यहाँ पे विकास भी अलग अलग हुआ है। हमने देखा कि शॉर्तोगई में हमें कैनाल्स के अवशेष मिले, यहाँ पे एग्रीकल्चर ना नहरों के थ्रू होता होगा, एंड उन कैनाल्स के अवशेष में कहीं नहीं मिले, ना तो मोहनजोदड़ो जैसे डेवलप सिटी में, ना ही हड़प्पा जैसे बड़े सिटी में। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि शॉर्तोगई उतना ज़्यादा डेवलप्ड है भी नहीं, उतना ज़्यादा पैसा नहीं था शॉर्तोगई के पास। ज़्यादातर जो पैसे वाले शहर है वो तो हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, राखीगढ़ी हो गया, ये सब है। शॉर्तोगई में अगर कैनाल्स के अवशेष मिल रहे हैं, यानी कि कैनाल्स अगर वहाँ कैनाल्स के थ्रू खेती की जाती थी, देयर मस्ट बी सेपरेट गवर्नमेंट जो इन चीज़ों को श्योर कर रही है, एंड वो गवर्नमेंट मोहनजोदड़ो में रूल नहीं कर पा रही, इसीलिए मोहनजोदड़ो में कैनाल नहीं बने हैं। आप ये चीज़ों को सोचें, तो अगर आप हम ये मान लें कि एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी होगी, एक सिंगल अथॉरिटी होगी, मोनार्की चल रही होगी, तो भी ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर मोनार्की चलती तो हमने देखा था कि बहुत जगहों पे तो लोअर टाउन को प्रोटेक्ट भी नहीं किया जाता, फोर्टिफाई भी नहीं करा जाता, मोहनजोदड़ो में क्यों करा गया? तो अगर एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी होती तो वो सारे ही शहरों के ऊपर, सारे ही प्रोविंसेस के ऊपर कंप्लीट अपना फोकस रखते, इक्वल फोकस रखते हैं। लेकिन चूंकि फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन में ही ऐसी चीज़ें पॉसिबल है कि लोथल, कालीबंगन, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इन सब का डेवलपमेंट अलग अलग आधार पे हुआ है। मोहनजोदड़ो थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप लगता है एज कम्पेयर टू द लोथल। लोथल से भी कम डेवलप आप देखेंगे तो चंद्रगुरु लगेगा, या बालाकोट लगेगा, या नागेश्वर लगेगा। तो ये सारे जो रीजनल वेरिएशन है, दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है। तो 3 ओपिनियंस है इसमें, नो रूलर्स के ऊपर बहुत कम मत है, उसके बाद सेंट्रलाइज अथॉरिटी के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा मत है, फिर सबसे ज़्यादा जो इतिहासकार अपनी एग्रीमेंट देते हैं वो फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन के राय पे देते हैं कि शायद कोई ऐसी गवर्नमेंट रही होगी जो प्रोविंसेस में अपने आप को जिन्होंने पावर में बांट लिया होगा। जैसा एक हमारे यहाँ अमेरिका में होता है, प्रेसिडेंट है, फिर उसके नीचे बहुत सारे प्रोविंसेस के गवर्नर होते हैं। अलाबामा के अलग गवर्नर होंगे, वाशिंगटन के अलग गवर्नर होंगे। तो इन सब के गवर्नर्स के बिना प्रेसिडेंट की पावर कुछ भी नहीं है। आप जब अमेरिका के फेडरल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो हमारे यहाँ तो चले प्राइम मिनिस्टर के नीचे बहुत सारे चीफ मिनिस्टर एंड जो गवर्नर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली फैसला नहीं ले सकते, दे आर प्रीटी मच डिपेंडेंट अपॉन द सेंटर। लेकिन अमेरिका में फेडरल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। वहाँ पे आप देखेंगे तो हर एक स्टेट का अपना एक बजट होता है, एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको यहाँ पे आश्चर्य है कि यहाँ पे जो जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो आयुष सर बाबू फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे, भाई फेडरलिज्म होता क्या है, फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट कहाँ से है। तो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट हमने यूएसए से ही अडॉप्ट किया है, लेकिन यूएसए में जिस लेवल की फेडरलिज्म को अडॉप्ट किया जाता है, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो वहाँ तो स्टेट वीज़ा भी लगता है, वहाँ पे स्टेट वीज़ा भी लगता है, बहुत सारे अलग प्रोविंस से एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में जाने में भी वीज़ा लगता है। इस लेवल की वहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर है। हर एक जो प्रोविंस है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, मतलब आपको हम पे इंटरडिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, हमारा अपना बजट आता है, हमारी अपनी कमाई है। तो दिस इज अ सिनेरियो। तो ये जो फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन है, इस पर बहुत सारे इतिहासकार इसलिए एग्री होते हैं क्योंकि उनका मानना है कि जब हमने शहरों को एनालाइज किया तो अलग अलग तरीके की जब डेवलपमेंट पैटर्न हमें देखने को मिलती है, बहुत सारी चीज़ें तो यूनिफॉर्म ही है लेकिन तरीका अलग है ना। लोथल में आपने देखा कि भाई लोअर टाउन जो उसको फोर्टिफाई नहीं करा जा रहा, बहुत सारी जगहों पे जो अपर टाउन है एंड लोअर टाउन है उसके बीच के डिफरेंसेस को मार्क करना बहुत मुश्किल है। तो इन सारी चीज़ों में आप एक अथॉरिटी को तो नहीं रिस्पॉन्सिबल मान सकते कि एक ही अथॉरिटी मोहनजोदड़ो जैसे शहर को ही बसा रही है और सेम अथॉरिटी नागेश्वर, बालाकोट एंड लोथल जैसे शहर को ही बसा रही है। तो प्रोबेबली शायद वो फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन रहा होगा। एंड अथॉरिटी को लेके जो क्लेम है वो और तेज तब हुआ जब हमने एक्सकवेशन के दौरान इस आदमी की मूर्ति को देखा। इस आदमी की मूर्ति को देखने के पीछे, इस आदमी की मूर्ति को देखने के बाद हमें ये रियलाइज हुआ कि प्रोबेबली ये कोई आम आदमी तो है नहीं, ऑर्डिनरी आदमी तो है नहीं, ये कोई खास आदमी है, क्योंकि हमारे पास जो मूर्तियाँ मिली है वो बहुत कम मात्रा में मिली है। एंड इस लेवल के ऑर्नामेंट्स एंड लुक एट द वे ही इज ड्रेस्ड, जिस तरीके से इसको कपड़ा पहनाया गया है, एक बहुत कारीगरी टाइप चादर इसको लपेटा गया है। एंड फिर इसकी दाढ़ियाँ बहुत अच्छे से बनाई गई है, ऊपर से एक आप देखेंगे तो पट्टा भी बांधा गया है। प्रोबेबली ये कोई हाई लेवल की अथॉरिटी वाला आदमी होगा, हो सकता है राजा भी हो। एंड इसके हुलिये को देख के ऐसा सब लोग मानते हैं कि प्रोबेबली ये शायद प्रीस्ट रहा होगा, पुरोहित रहा होगा। तो हम लोग ऐसा भी मान सकते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में क्षत्रिय नहीं पुरोहित रूल करते होंगे, ये भी पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास कोई कंक्रीट एविडेंस तो है नहीं, तो हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज ही रख सकते हैं। तो इसीलिए इस मूर्ति को हमने प्रीस्ट किंग का नाम दिया, प्रीस्ट किंग ऑफ हड़प्पा। हो सकता है ये किंग भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि ये प्रीस्ट हो या राजपुरोहित हो एंड वो पूरे हड़प्पा को, पूरे सिविलाइजेशन को रूल करते हो अगर ये सिंगल अथॉरिटी है तो। एंड फेडरल स्ट्रक्चर में बदला हुआ है तो मोहनजोदड़ो की अपनी एक गवर्नमेंट होगी एंड उनको हेड करने के लिए अलग एक ऑफिशियल चाहिए, फिर हड़प्पा के लिए सिमिलरली एक अलग ऑफिशियल चाहिए, राखीगढ़ी के लिए अलग ऑफिशियल चाहिए। लेकिन ये जो नो रूलर का कॉन्सेप्ट है ये बहुत मुश्किल है इसको मानना, क्योंकि नो रूलर में आप खुद ही सोचे कि आप फॉरेन ट्रेड कैसा हो जाएगा। एंड फॉरेन ट्रेड के लिए सामान कोई एक जगह से तो जाता नहीं था, सब अलग अलग जगह से सामान जाता था। शॉर्तोगई से भी जा रहा, नागेश्वर से भी जा रहा, बालाकोट से भी जा रहा, चंद्रगुरु से भी जा रहा। तो इन सारे जगहों से सामान को एकत्रित करके फिर सामानों को बेचना, फिर वहाँ से मुनाफा बांटना, ये बिना किसी अथॉरिटी के, बिना किसी रूलर के बहुत ही ज़्यादा इंपॉसिबल है, नेक्स्ट टू इंपॉसिबल है। क्योंकि इस लेवल के सेल्फ डिसिप्लिन एंड ऑनेस्टी मेंटेन करना या तो आज आसान है ना तो तब आसान होता था। तो दिस वाज इट इन द अथॉरिटी, कि ये जो अथॉरिटी है उसको लेके जो लेक्चर था उसमें जितनी भी चीज़ें थी हमने डिस्कस कर ली है। तीनों ओपिनियंस को देखा, तीनों ओपिनियंस का एक्सरे करा कि भाई क्या क्या चीज़ें सही है, क्या क्या चीज़ें गलत है। बहुत सारे इतिहासकार तो ऐसा भी कह देते हैं कि कोई रूलर था नहीं,
एंड बहुत सारे इतिहासकार ये भी कहते हैं कि एक ही रूलर था, तो दोनों चीज़ों को हमने देखा। बहुत सारे इतिहासकार ये भी कहते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर रहा होगा, कि मल्टीपल अथॉरिटीज़ रही होंगी। तीनों चीज़ों को हमने देखा। अगली वीडियो हमारी एंड ऑफ सिविलाइजेशन पे होने वाली है, लेकिन उस पर सब टॉपिक सीरीज़ की वीडियो नहीं आएगी, क्योंकि एंड ऑफ सिविलाइजेशन पे भी हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना दी है। उस पर हमने सारे ही पॉइंट्स को कवर करा था, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, चाहे डिफॉरेस्टेशन हो, चाहे इन्वेजन हो, आर्यन इन्वेजन की जो थ्योरी है उसको भी देखा था। तो एंड ऑफ सिविलाइजेशन की भी जो वीडियो है उसको भी हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे आपके लिए। आप वहाँ से दोनों वीडियोज़ को, इससे पहले की जो वीडियो वेट सिस्टम की, उसके बाद जो हमारे पास एंड ऑफ सिविलाइजेशन उसकी वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। एंड अगर आपको ये कॉन्टेंट अच्छा लगा है देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, एंड इफ यू फाइंड इट worth sharing, then please share this video and make sure that you hit the subscribe button, make sure that you hit the bell icon, ताकि आप किसी भी नोटिफिकेशन को मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।